रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर 3, जिसे हम सॉलिड कहते हैं। बच्चों, हर चैप्टर की एक डिफरेंट डिमांड है। जैसे आपने देखा चैप्टर नंबर 5 बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बेस्ड चैप्टर था, और चैप्टर नंबर 6 भी उसी तरह का प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है। इस पे आप समझ लें कि थोड़ी सी आप एफर्ट करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट से आपका ये चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार हो सकते हैं। इनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ जल्द अज जल्द समझा दी जाएं ताकि आप लोग इसको तैयार कर सकें। लेकिन हर चैप्टर इस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। तो बच्चों, इस चैप्टर को अभी हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़। चैप्टर नंबर 6 स्टेट ऑफ मैटर 3 सॉलिड। सबसे पहले सॉलिड क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि सॉलिड बेसिकली एक वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और उसकी शेप भी फिक्स रहती है। यानी मैं अगर इसका वॉल्यूम चेंज करना चाहूँ तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर मैं इसकी शेप को चेंज करना चाहूँ तो आमतौर पर ये इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ में है। तो इसलिए हमारे पास, अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप लिखेंगे स्टेट ऑफ मैटर having constant का मतलब होता है बच्चों फिक्स, having constant volume and shape is called solid। ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम भी फिक्स रहे और शक्ल भी फिक्स रहे, उसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? उसको हम नाम देंगे सॉलिड का। अब सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, जैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड, यानी आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे आप सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड, यानी आप सॉलिड की तशरीह करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कैसी होंगी, तो आपको पता है कि हम कहते हैं कि सॉलिड में एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जब इसमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। हम लिख सकते हैं बच्चों इसमें, इन सॉलिड पार्टिकल्स में बच्चों एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, आयंस भी आ जाते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जब इनमें क्लोजली पैक्ड होंगे, हमारे पास जो सॉलिड है उनके अंदर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके अंदर जो होंगी वो स्ट्रांग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड या एज कंपेयर टू गैसेस। अब रिजिडिटी बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहते हैं दे आर रिजिड। ये हमारे पास सख्त होते हैं, ये हमारे पास रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड। क्या मतलब बच्चों सख्त होने का? मतलब ये है कि हमारे पास बेसिकली इनको आप तोड़ेंगे तो बच्चों ये इनको आम तौर पर तोड़ना जो है वो मुश्किल होता है। वजह ये होती है कि इन सॉलिड एटम आर क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, एटम आयन और मॉलिक्यूल आर नॉट फ्रीली मूव्ड। इसमें एटम या मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं करते, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेसिकली एटम, मॉलिक्यूल या आयन, जिनको हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए दे आर रिजिड, ये सख्त होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है बच्चों कि इनके अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। बच्चों, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, तो हम कहते हैं दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है बच्चों, इनकी डेंसिटी हाई क्यों होती है? आपने पढ़ा है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू एम और वी। तो हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं उसमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब एक एटम के अंदर जब सॉलिड है उसमें एटम क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके दरमियान मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगी, तो मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा।
अगर उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों बताओ सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस या एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ज़्यादा क्यों होती है, तो आप कहते हैं क्योंकि सॉलिड के अंदर एटम आर क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके अंदर स्ट्रांग होती हैं, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके अंदर स्ट्रांग होती हैं तो उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। जब वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है तो फार्मूला होता है D = m/v, तो इसलिए वॉल्यूम रिड्यूस होने से डेंसिटी इनकी हाई हो जाती है, तो इसलिए सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। अब कुलयन क्या है बच्चों, आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि इन सॉलिड एटम आर क्लोजली पैक्ड, इन सॉलिड एटम आर क्लोजली पैक्ड या पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब ये एटम या आयन या मॉलिक्यूल या पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर इज नो कोलिजन, यानी दो एटम के दरमियान या कोई भी एटम आयन के दरमियान या मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन नहीं होगी। देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं करते क्योंकि इनमें एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जब वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता तो देयर इज़ नो कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी, बच्चों काइनेटिक एनर्जी हम मुख्तलिफ देखते हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो वाइब्रेशनल मोशन से आती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो रोटेशनल मोशन से आती है। तो इनके अंदर बेसिकली आपको पता है ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, दे हैव नो ट्रांसलेशनल मोशन, दे हैव नो रोटेशनल मोशन, इसलिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ना ट्रांसलेशनल हो सकती है ना रोटेशनल हो सकती है। लेकिन क्योंकि इनके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होती है पार्टिकल्स के दरमियान, टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशनल मोशन भी कहा जाता है, तो इसलिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, रोटेशनल मोशन नहीं होती, बेसिकली इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं जिनको हम टू एंड फ्रो मोशंस भी कहते हैं, ठीक है, जिनको हम नाम टू एंड फ्रो मोशंस का नाम भी दे सकते हैं। इसलिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ज्योमेट्रिकल शेप, बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड की मुख्तलिफ टाइप्स हम पढ़ेंगे आगे जाके, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनकी एक ख़ास शक्ल होती है बच्चों, जैसे आपने देखा होगा NaCl की क्यूबिक शेप हम पढ़ते हैं, NaCl एज क्यूबिक शेप, तो इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो एक एक पॉइंट में बच्चों फिर रिवाइज कर रहा हूँ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड को काइनेटिक मॉलिक्यूलर से कैसे डिफाइन किया जाता है कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। सॉलिड जो है वो रिजिड होते हैं, यानी ये इनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, सख्त होते हैं। ये हाई डेंसिटी होती है, इनकी डेंसिटी हाई होगी क्योंकि इनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, इनके अंदर कोलिजन नहीं पाई जाती। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और इनकी जो शेप होती है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक ख़ास शक्ल होती है। अब हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चंद, ये तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड था। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम चंद प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे डिफ्यूजन, पता है बच्चों डिफ्यूजन क्या होता है? जैसे हम गैसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ये मौजूद होती है कि एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे हम घरों में बच्चों घर में जाते हैं या घरों में परफ्यूम लगाते हैं तो बच्चों उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है, वो कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन। लेकिन क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव नहीं करते तो हम कह सकते हैं बच्चों कि देयर इज निग्लिजिबल डिफ्यूजन, यानी इनके अंदर जो डिफ्यूजन होती है एज कंपेयर टू गैसेस या लिक्विड बहुत कम होती है। ठीक है, इनके अंदर नो डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो डिफ्यूजन, देयर इज नो डिफ्यूजन,
कोई बच्चा कह सकता है सर ये जो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो काफ़ी अरसे बाद वो एक जैसी हो जाती हैं या क्लैप करती हैं तो वो पूरा पोर्शन एक इकट्ठा क्लैप कर जाता है, वजह क्या है बच्चों? ये प्रोसेस बहुत स्लो डाउन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज़ नो डिफिजन या देयर इज़ निग्लिजिबल डिफिजन, ना होने के बराबर डिफिजन होती है इनमें। कंपैरिजन क्या है जी हमारे पास? कंप्रेस होना, कंप्रेशन हमारे पास ऐसा होगा, कंप्रेशन इनमें बेसिकली अगर आप देखें तो सॉलिड के अंदर बेसिकली अफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होता, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। तो निग्लिजिबल कंप्रेशन होगा, नो कंप्रेशन, ना होने के बराबर। बच्चों आप कुछ सॉलिड आप कह सकते हैं फोम तरह के, बच्चों ये हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बता रहे हैं कि इनके अंदर नो कंप्रेशन होता है, तो इसीलिए निग्लिजिबल कंप्रेशन हम कह सकते हैं। एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों? अगर हम किसी सॉलिड को स्लाइटली से ये एक्सपेंड होते हैं, अगर हम किसी सॉलिड को हीट करें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ठीक है, हमारे पास हम कह सकते हैं व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सपेंशन, और इसके अंदर निग्लिजिबल एक्सपेंशन पाया जाता है। जैसे आप देखें तो बच्चों जितने भी हम पुल बनाए जाते हैं कंक्रीट से बनाए जाते हैं, उनके अंदर स्टील यूज़ होता है, यानी आयरन, यानी हम जिसको सरिया कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। लेकिन उन ब्रिजेस के दरमियान थोड़े थोड़े गैप रखे जाते हैं मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर। वजह यह है कि बहुत गर्मियों में जब एक्सपेंशन होती है, स्लाइटली सी एक्सपेंशन होती है, तो वो ब्रिज जो है वो डैमेज नहीं होते। तो बेसिकली इनके अंदर निग्लिजिबल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ना तो ट्रांसलेशनल मोशंस होती हैं ना रोटेशनल मोशंस होती हैं। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी मोशंस मौजूद होंगी? वाइब्रेशनल मोशंस होंगी, वाइब्रेशनल मोशंस होंगी। तो इनके मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन, यानी एक मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे थरथराता है, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस जो है वो स्ट्रांग होती हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगी वो हमारे पास इनमें स्ट्रांग होंगी, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। अब हमारे पास मोशंस तो उनमें पता चल गई। अब मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनमें कौन सी होगी? तो लाजिम बात है इनमें वाइब्रेशनल मोशंस हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मूवमेंट से होती है, तो इसलिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बच्चों ये हमारे पास जो शुरू के पॉइंट थे, ये आप समझ लो कि रीडिंग टाइप कुछ चीज़ें थी जो मल्टीपल चॉइस में आपको काम आ सकती हैं। तो आपको कम अज़ कम 6 हेडिंग पता हों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन वाली, और 5 से 6 हेडिंग जो हमारे पास हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वाली पता हों। ये जस्ट आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना था बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसी में हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पे आते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में बनता है बच्चों इस पे। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लगा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बच्चों सॉलिड की 2 टाइप्स होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक को हम नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। अब हम इनमें फ़र्क देखते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो हम एक कॉलम सा बना लेते हैं, इस साइड पे लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इधर हम लिखने लगे हैं बच्चों एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। बच्चों एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस तो बच्चे को लिखने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है बच्चों, पूरा तो नहीं लिखूंगा क्योंकि चैप्टर ऐसा है, रीडिंग टाइप है, सिर्फ की पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड,
सॉलिड हैविंग ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों लिख सकते हैं दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जी, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप। जबकि एमॉर्फस सॉलिड दे हैव नो ज्योमेट्रिकल शेप, बच्चों इनकी नो ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूँ NaCl है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि उसकी क्यूबिक शेप है, जबकि हमारे पास रबर है या प्लास्टिक है, वो एमॉर्फस सॉलिड है, उसकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। सेकंड पॉइंट बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रॉपरली अरेंज, पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रॉपरली अरेंज होते हैं जी, जबकि यहां पार्टिकल्स आर नॉट प्रॉपरली अरेंज। पार्टिकल्स यहां प्रॉपरली अरेंज नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हम क्योंकि यहाँ पे ज़रा मुश्किल है लिखना, तो बच्चों मैं इसका नेक्स्ट डिफरेंसेस इधर बनाने जा रहा हूँ। अब हमारे पास वही कॉलम उसी तरीके से चलता जा रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का तीसरा डिफरेंस, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दे हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। क्या मतलब बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आमतौर पर आपने देखा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जैसे CuSO4.5H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 5H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। या आपके पास एक फार्मूला ऐसे भी देखते होंगे आप, Na2SO4.10H2O, इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जबकि इनके अंदर देयर इज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इधर हम क्या लिखेंगे कि इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होते, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके अंदर मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट बच्चों डिफरेंस क्या बना सकते हैं, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आमतौर पर कलर्ड होते हैं जब इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, दे मे बी कलर्ड, दे मे बी कलर्ड, ये कलर्ड होंगे अगर इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे CuSO4 है बच्चों, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है तो ये वाइट कलर का साल्ट है, लेकिन CuSO4.5H2O ये ब्लू कलर का साल्ट है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आने से इसका कलर आ जाता है। जबकि ये जो आम तौर पर होते हैं ये आपके पास कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कलर नहीं होते बच्चों। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट इसमें देखना चाहें बच्चों, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल दें तो आप NaCl कह सकते हैं, अच्छा कॉपर सल्फेट कह सकते हैं, जितने लैब के अंदर सॉल्ट पड़े होते हैं बच्चों ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। KMnO4 कह सकते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मैं आपसे कहता हूँ एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो आपको पता है इनको बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहा जा सकता है। मैं कह सकता हूँ दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर सीडो सॉलिड, यानी सीडो सॉलिड वो होते हैं जो झूठे होते हैं, यानी बज़ाहिर सॉलिड होते हैं लेकिन सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। फिर इसी तरीके से कह सकता हूँ इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, यानी ये एक ही खास मेल्टिंग, जैसे NaCl है ना तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होगा, उससे पहले ये मेल्ट ही नहीं होगा। लेकिन ये जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं रेंज में होते हैं, ये मेल्ट होना शुरू होंगे तो थोड़े से मेल्ट होंगे, फिर कुछ सॉलिड होगा, इसमें दोनों फॉर्म होती हैं। तो इसमें इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, शार्प का मतलब हरगिज़ नहीं है बच्चों के हाई होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प होने का मतलब है एक ख़ास टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, क्योंकि पार्टिकल प्रॉपरली अरेंज होते हैं, एक ख़ास टेम्परेचर पे अपनी जगह से लीव करते हैं। जबकि उनके अंदर अगर हम आते हैं तो क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल बेतरतीबे पड़े होते हैं, तो कुछ पार्टिकल पहले लीव कर जाते हैं, फिर एक ख़ास टेम्परेचर पे लीव करते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसकी एग्जांपल में अगर हम जाते हैं तो बच्चों इसमें हमारे पास रबर आ जाता है, रबर है, प्लास्टिक है, और इसी तरीके से गिलास है,
ये आपके पास सारे जो है ये आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एमॉर्फस सॉलिड की। तो बच्चों बहुत सारे डिफरेंसेस लिखे जा सकते थे, जो कि मैंने बताया कि एक और डिफरेंस भी लिख सकते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर सीडो सॉलिड, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह के पॉइंट बता सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो रही है बच्चों, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं।